जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये गाना तो हर भारतीय ने सुना और गुनगुनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत के पास आखिर ऐसा क्या था कि इसे सोने की चिड़िया कहा गया। बहुत से लोग तो सिर्फ यही मानते हैं कि भारत को ये पदवी बस इसीलिए दी गई क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सोना और खजाना था। पर यकीन मानिए, खजाने के अलावा भी भारतवर्ष उन अनेकों क्षेत्रों में इतना एडवांस था कि जिसके बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे ही 5 क्षेत्रों के बारे में जिसमें प्राचीन भारत आज से भी कई ज्यादा एडवांस था और इन्हीं फील्ड्स में आगे होने की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा गया। और जो 5वें नंबर वाली फील्ड में आपको बताऊंगा ना, उसके बारे में जानकर तो आपकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का सफर। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एक बहुत ही प्रचलित बात है कि जैसी किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था होगी उसी तरह का वह राष्ट्र होगा। तो प्राचीन काल में भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल बेस्ड था। कई सोर्सेज से पता चलता है कि पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। बच्चों को बचपन में ही गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी, जिससे उनका संपूर्ण विकास होता था। बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याएं सिखाई जाती थीं। इसके अलावा आज के समय की तरह गुरुकुल में कोई एग्जाम भी नहीं होता था। इसका सीधा उद्देश्य ये था कि परीक्षा में फेल होकर कोई भी बच्चा अपने आप को कमतर न समझे। गुरुकुल के अंदर बच्चों की काबिलियत को पहचान कर उसको और निखारा जाता था। आज की तरह नहीं कि सब बच्चों को पढ़ाई में अच्छा होना ही पड़ेगा, अगर कोई खेल कूद में अच्छा है तो उसे उसी में और ज्यादा निखारा जाता था। सरल भाषा में बोलूं तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाते थे। अब तक गुरुकुल के बारे में तो आप जान ही गए होंगे। तो चलो अब बात करते हैं हायर स्टडीज की। भारत प्राचीन समय में समूचे विश्व के लिए एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जैसे आज के समय में बच्चे कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ने का सपना देखते हैं, वैसे ही पुराने समय में दुनिया भर के छात्र भारत की यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और मिथिला में आकर पढ़ा करते थे। इन यूनिवर्सिटीज में लगभग हर विषय पढ़ाया जाता था, जैसे संस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, मेडिकल साइंस और भी ना जाने कितने विषय। साथ ही जो आचार्यगण इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाते थे वह अपने अपने विषयों पर रिसर्च किए हुए होते थे। जैसे अगर कोई गणित पढ़ा रहा है तो वो खुद एक गणितज्ञ होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण तो आचार्य चाणक्य हैं, जो मौर्यन एम्पायर के पहले प्रधानमंत्री थे और साथ ही तक्षशिला में अध्यापक भी थे और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी। ऐसे ही अनेक विद्वानों ने अपने अपने विषयों में इतनी सारी रिसर्चेस की थी कि अगर उन सब के रिकॉर्ड्स आज हमारे पास होते तो आज शायद हमारी दुनिया 1000 गुना आगे होती। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पहली सदी से 18वीं सदी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। एक समय पर हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/3 थी और ये है एक प्रमुख कारण कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ट्रेड्स के साथ ही प्राचीन भारत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काफी एडवांस था। साथ ही सिल्क, कॉटन, ज्वेलरी और मसाले जैसी कई चीजें भारत से ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती थी, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बना रखा था, जिस कारण पूरी दुनिया से देश में सोना आता था और इसी वजह से समृद्धि भी भरपूर थी। अब जरा बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के गोल्डन पीरियड की। इंडिया की इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड माना जाता है कुशानाज और गुप्ताज के शासन का समय। इस समय देश की समृद्धि में 4 चांद लग गए थे। इनके समय में कृषि, इंडस्ट्रीज और ट्रेड को बराबर महत्व दिया गया, जिस कारण ये वह स्वर्णिम काल बना जब भारतवर्ष में गरीबी और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उस समय के वैभव का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इनके शासन काल में सोने के सिक्के करेंसी के रूप में चलते थे और ये सिक्के इतने अच्छे से बने होते थे कि उन्हें आज भी परफेक्शन की मिसाल माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समय था जिसकी आज हम कल्पना करते हैं। आज के समय में राजनीति में परिवारवाद और करप्शन भर भर के होता है, जिससे राजनीति का जो असली उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर, वो तो कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन प्राचीन भारत में ये समस्या नहीं थी। हालांकि उस समय राजशाही थी, लेकिन फिर भी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी तरह से किया गया था। जैसे मौर्य वंश के समय प्रशासन को
बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया था। जैसे किसी कंपनी में डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं, उसी तरह से मौर्यंस ने काम को बांट रखा था। जैसे राजा के डायरेक्ट नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई डिपार्टमेंट्स बना रखे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि शासन व्यवस्था की नियत होती थी लोगों का भला करने की। कुशल प्रशासन के कारण ही लोगों में संतोष का भाव था और भारतवर्ष समृद्धि के उच्चतम स्तर पर विराजमान था। विश्व के 7 अजूबों में से एक है भारत का ताजमहल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के टूरिज्म की पहचान के रूप में देखा जाता है। जैसे कि हमारे देश में ताजमहल के अलावा कुछ और हो ही ना। बात ये नहीं है कि ताजमहल बुरा है, पर असल में ताजमहल एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चर की तुलना में एक तिनके के समान है। प्राचीन भारत कला और वास्तुकला में पारंगत था। जिस समय दुनिया पत्थर के घरों को बनाकर खुश हो रही थी, उस समय हमारे देश में एलोरा की एक ही चट्टान को काटकर बिना किसी गलती के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे आज भी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल वर्क माना जाता है। इसके अलावा और भी कई प्राचीन मंदिरों के आर्किटेक्चरल वंडर्स भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसे केरल में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो 8वीं सदी में बनाया गया था। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर, जो 12वीं सदी में बनवाया गया था। भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर, माना तो ये जाता है कि इसे 2000 साल पहले बनवाया गया था और साल 649 में इसका रिनोवेशन किया गया था। ये तो मैंने आपको गिनती के नाम बता दिए, लेकिन भारतवर्ष ऐसे अनेकों अनेक भव्य आर्किटेक्चर से भरा पड़ा है। तो अब अगर आपको भी ऐसे ही किसी प्राचीन स्थल के बारे में पता हो तो उसका नाम कमेंट में लिख देना। जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ अपराध कम होते हैं और लोग भी चैन से जी पाते हैं। आपको ये जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि भारत का जुडिशियल सिस्टम दुनिया में सबसे पुराना है। हालांकि आज के समय में हमारी न्याय व्यवस्था की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन प्राचीन भारतवर्ष की जुडिशरी बेहद एडवांस थी और आज से कई बेहतर थी। मौर्य वंश के समय आचार्य चाणक्य ने न्याय व्यवस्था का निर्माण किया था, जिसमें राज्य के हर जिले में सर्किट कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। इनमें 3 जज, जिन्हें धर्मष्ठा कहते थे, और 3 मिनिस्टर यानी कि अमात्य होते थे। इस समय पर व्यक्ति को जज बनने के लिए तर्कशास्त्र, इंटरप्रिटेशन और वेदों के ज्ञान में पारंगत होना बहुत जरूरी था। जज के पास तो उस समय इतनी शक्ति थी कि राजा भी उन पर सवाल नहीं उठा सकते थे, न ही गलत फैसला देने के लिए उन पर दबाव बना सकते थे। यही वह दौर था जब पहली बार क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज को अलग अलग श्रेणी में रखा गया था। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कानून व्यवस्था के नियम साफ साफ उपलब्ध हैं। उसमें निष्पक्ष सुनवाई और गवाह की कोर्ट में मान्यता का भी जिक्र है और इस सब के बाद न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही महिलाओं को भी इस समय पर पूरे अधिकार मिले हुए थे, जैसे विधवा महिला को पुनः शादी करने का और कुछ केसेस में तो डिवोर्स लेने का भी हक प्राप्त था। यानी कि उस समय की न्याय व्यवस्था भी अव्वल दर्जे की थी। तो अब आगे से आप जब भी ये बात सुनो ना कि भारत सोने की चिड़िया था, तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सोना था, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जुडिशरी जैसे सिस्टम बेहद एडवांस लेवल के थे। इसी वजह से भारत सिर्फ अमीर नहीं बल्कि समृद्ध था। ये बातें हर सच्चे भारतीय को जाननी चाहिए, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारत के ऐसे ही कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम को बताने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।